हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? तो आज की क्लास में हम लोग 17 जनवरी 2022 का सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडीपी के 30 प्रश्नों के साथ। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से पक्के भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब देखिए, भविष्यवाणी संभव है लेकिन हम एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास की भविष्यवाणी संभव है लेकिन हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत ऑप्शन है। क्योंकि पूर्वानुमान हम लोग लगा सकते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे का अब दांत आने का समय हो गया है, ठीक है, चलने का समय हो गया है। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी विकास बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, विकास की दर अलग अलग होती है। विकास अव्यवस्थित और असतत होता है, व्यवस्थित और सतत होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, क्रमबद्ध होता है, ये गलत ऑप्शन है। अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, राइट ऑप्शन। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता, गलत है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीति रिवाज, नियम, कायदे, कानून, कल्चर, कस्टम, ये सब कहाँ सीखते हैं? समाज में सीखते हैं। ठीक है, समाज में सीखते हैं। और देखिए, पास पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह, ये सब समाज के अंग हैं, समाज के अंग हैं। इसीलिए बच्चे यहाँ पे सभी चीजों को सीखेंगे। तो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो अनुकूलन में समायोजन और समावेशन हो जाता है। देखिए, संतुलीकरण है, संतुलीकरण, संतुलीकरण के अंतर्गत दो प्रक्रिया होता है। एक प्रक्रिया है अनुकूलन का और एक प्रक्रिया है व्यवस्थीकरण का, राइट। अनुकूलन के अंदर दो प्रक्रिया होता है, तो एक है समायोजन और दूसरा है समावेशन। इंग्लिश में इसको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑल राइट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तु को व्यवस्थित कर रहे हैं? मतलब वस्तु को छू के, देख के ये कर रहा है, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करता है। तो अमूर्त में कठिनाई महसूस कर रहा है और मूर्त से उसका काम चल रहा है, मतलब मूर्त चीजों के बारे में वो समझ रहा है, सीख रहा है, जान रहा है। तो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यहाँ पे अमूर्त चीजों के बारे में जान पाता। तो ये ऑप्शन 3 सही ऑप्शन। संवेदी पेशिया में क्या होता है? तो संवेदी पेशिया में बच्चे छू के, देख के, सूंघ के, मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीजों को समझते हैं और ज्ञानेंद्रियों से सोचते हैं, राइट। ओके, ले वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य। तो सबसे पहले व्यक्तिगत वाक्य बच्चा बोल के करता है, ठीक है। इसमें आवाज होता है, आवाज होता है, लेकिन खुद से बात करता है, ठीक है। और खुद से बात करता है तो बच्चे खुद को नियमित करता है, खुद को, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वनियमन। तो इन सब चीजों में हेल्पफुल है। साथ ही साथ व्यक्तिगत वाक के थ्रू या व्यक्तिगत वार्ता के थ्रू ही बच्चा चिंतन को निर्देशित भी करता है, ठीक है। तो चिंतन में भी ये हेल्प करता है और बच्चों की सोच में रुकावट पैदा नहीं करता, आत्म केंद्रीयता को नहीं दर्शाता है। ये पियाजे के अनुसार होता। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है नहीं, ये घटना बढ़ना नहीं होगा, ठीक है। बच्चे अपने अनुसार सोचते रहते हैं। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रणेता थे और इनके अनुसार समाज, संस्कृति, समूह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा?
उपयुक्त इनाम नहीं होगा, सख्त सजा देकर नहीं होगा, मदद की मात्रा में मदद कौन देगा, कोई ना कोई साथी ही देगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे, ब्लैक बोर्ड से नकल करवा के, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। एक ऐसा सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग 5-7 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को करेंगे और ट्रिक पे बेस्ड होके, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, जल्दी आएगा। और आपका जो भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, सभी डाउट को रिप्लाई किया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ें और अपने प्रश्नों को साझा करें। पूजा अपने दोस्तों से कहती है कि हमें कक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए, तो नियम जो बना हुआ है उस पर फोकस किया जा रहा है, वरना शिक्षिका हमें क्लास में खेलने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनुमति मांगना, पूछना या उसके अनुसार कार्य करना आज्ञा पालन को दर्शा रहा है, राइट। और नहीं देना, अनुमति नहीं देना एक तरह का दंड दिखा रहा है, तो बच्चे इसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ पे दंड और आज्ञा पालन वाला स्टेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का पॉइंट तब बनता जब बच्चे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोई कार्य कर रहे होते। समाज के नियमों के अनुसार अगर कोई काम किया जाता तो अधिकारिता और सामाजिक क्रम अभिविन्यास होता। ठीक है, और बिना किसी नियम के तर्क और चिंतन के अनुसार अगर सोचा जाता, सही गलत का निर्णय लिया जाता, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, राइट। तो देखिए, बुद्धि एक स्थिर और अस्थाई, गार्डनर बोलते हैं कि 8 प्रकार का बुद्धि होता है और ये कम और ज्यादा होते रहता है, समय के साथ, प्रशिक्षण के साथ, वातावरण के साथ और व्यक्तिगत क्षमता के साथ ये परिवर्तित होते रहता है। तो ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है। बुद्धि एक सामान्य खंड से हावी नहीं होता, अपितु कई प्रकार का होता है। 8 प्रकार का तो यहाँ है ही। ठीक है, अभी रिसेंट में 1-2 और जोड़ के उसको 10 पहुंचा दिया गया है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सबद्ध नहीं किया जा सकता, राइट है, एकाकी आयाम में नहीं है बुद्धिमत्ता, 8-9 प्रकार का है अभी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती है, होती है भूमिका, तो ये गलत है। शिक्षक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय, तो ये शिक्षक केंद्रित हो जाता। ठीक है, तो ये भी गलत है। शिक्षकों की सक्रिय भूमिका और शिक्षिका निष्क्रिय, ये भी गलत है। शिक्षक और शिक्षिका दोनों समान रूप से सक्रिय होते हैं। ठीक है, दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों की सहभागिता जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, देखिए ये गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए गलत है, और यहाँ पे बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, और एक ही में गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए के बारे में गलत बोला जा रहा है और ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि ए जो है ना, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और ये सहजता से मौजूद होता है, नहीं, दोनों में ये नहीं होगा, किसी में भी मौजूद हो सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता है, लड़का लड़की पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमेशा लचीलेपन को मुख्य आधार बनाती है। तो चाहे पाठ्यचर्या के लचीलेपन का बात हो, समय सारणी के लचीलेपन का बात हो, बैठने के जगह के लचीलेपन का बात हो, व्यवस्था के लचीलेपन का बात हो, हमेशा हम लोग लचीलेपन पे ध्यान देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। ओके, तो ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन। पाठ्यचर्या का मानकीकरण का मतलब होता कि पाठ्यचर्या को हम फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अब उसी स्तर का पढ़ाई हो, बच्चा चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, खराब परफॉर्म करे। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, हम पाठ्य पुस्तक से अगर अलग चले जाते हैं, पाठ्य पुस्तक को वैल्यू ही नहीं देते हैं, रेफरेंस ही नहीं लेते हैं, उसके टॉपिक को वैल्यू ही नहीं करते हैं, फिर हम अपने महत्वाकांक्षा को भूल जाएंगे, जो शिक्षा का जो महत्वाकांक्षा है उसको भूल जाएंगे, रटकर याद करना है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मूल्यांकन लिख रहा है लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब आकलन है। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश भी एक बार प्रिफर किया करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना, देखिए आपको इसका भी चित्रण करना है, साथ ही साथ क्या कर सकता है इसका भी चित्रण करना है। यहाँ पे केवल एक पक्ष को फोकस किया जा रहा है, इसीलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। कक्षा में दूसरों बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण, हमको किसी भी बच्चे के साथ किसी का भी तुलना नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन। मानक वर्ग में बच्चों का लेबलिंग करना,
लेबलिंग भी नहीं करना है, तेज भूसकोल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अधिगम क्या करता, क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, तो ये राइट ऑप्शन है। हमको इसी पे ज्यादा फोकस करना है। कुछ त्रुटियों को भी देखना है, क्योंकि त्रुटियों को भी समय रहते सुधारना जरूरी है, बट मेरा फोकस ये पे इस पे होना चाहिए कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उनके स्तर क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है आकलन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, तय व्यवस्था के अनुसार समाजीकरण फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षकों का केवल निर्देश देना और बच्चों का पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा रखना, ठीक है। बच्चों से अपेक्षा नहीं रखना है, बच्चे अपने अनुसार कार्य करेंगे। बच्चे को सहज और स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, स्मरण पे आपको फोकस नहीं करना है, समझ पे फोकस करना है, ठीक है। किस पे फोकस करना है, समझ पे फोकस करना है। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, ये बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे सामाजिक भी है, और चूंकि बच्चे चर्चा करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ रचना होगा और बच्चे आगे सीखेंगे, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, तो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का तरीका ये होगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोचें, ज्यादा सोचें, ठीक है। तो ऑप्शन 325 और इसको जोड़ना, जमा करना, तो जोड़ने में ज्यादा सोचना है नहीं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ये भी याद करने वाला है। श्वसन को परिभाषित कीजिए, परिभाषा भी याद करने पे ज्यादा जोर देता है। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, कारण ढूंढने के लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, प्रदूषण के लिए विभिन्न उपाय सोचिए, यहाँ पे भी आपको ज्यादा सोचने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। सभी बच्चों को क्लास में लेके आए और बच्चे को उनकी क्षमता के अनुसार उत्कृष्ट करें। तो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। अलग अलग तरह से आकलन करें, प्रत्येक बच्चे के अनुसार आकलन करें, ठीक है। ये राइट ऑप्शन है। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी अभिभावित और समाहित महसूस करते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सांस्कृतिक रूप से विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि क्या नहीं करना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से विविध का मतलब है एक वैसा कक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे हों। चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण लाना, ऐसा करना चाहिए, इससे बच्चे का चिंतन का जो क्षमता है ना वो व्यापक होगा, उसका दायरा बढ़ेगा। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। प्रभावी संस्कृति, यहाँ पे किसी खास संस्कृति को ही वैल्यू दिया जा रहा है, राइट। तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास नहीं करना है, हमको हर एक कल्चर को, हर एक संस्कृति को यहाँ पे महत्व देना है। और शिक्षण शैली विकसित करने का मतलब हम विद्यार्थी को है ना एक फील्ड के अंतर्गत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राइट। शिक्षार्थियों को अपनी संस्कृति की अनोखी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। हर एक कल्चर में बहुत सारी अच्छी बातें होती है, एक दूसरे के साथ साझा करने से बच्चे उसको जान पाएंगे और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ऐसा होना चाहिए हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को स्वीकार करे, दूसरे स्टूडेंट के नॉलेज को स्वीकार करे, उसका सम्मान करे। इससे बच्चे के व्यक्तित्व का व्यापक विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 2 नहीं होना चाहिए, इससे ही बचना है। निम्न में से किसे विद्यार्थियों को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में और उनकी व्याख्या को समझने में परेशानी किसमें होगी, तो लेखन वैकल्य नहीं होगा, यहाँ लिखने में दिक्कत होता है, गुणज वैकल्य में, कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, वाचन वैकल्य होगा, ठीक है। वाचन वैकल्य इसी को डिसलेक्सिया बोलते हैं, राइट। तो डिसलेक्सिया में ही बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा, शब्दों का क्रम चेंज हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। बी को बच्चा डी पढ़ लेता है, ये चेंज हो गया इसका, देखिए घूम के आ गया, ठीक है।
गति समन्वय में बच्चे को अपने हाथ पैर पे समन्वय करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन। गतिक दिव्यांगता वाले बच्चों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। गतिक दिव्यांगता का मतलब है हाथ और पैर से दिव्यांग होना, ठीक है, हाथ और पैर से दिव्यांग होना। और इसके लिए आपको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा या वैसा आपको हेल्प करना होगा बच्चे को कि उसको चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, हाथ पैर के प्रयोग करने में ज्यादा परेशानी नहीं हो, या हाथ पैर के प्रयोग को हम लोग कम कम इन्वॉल्व करेंगे। तो ऊपरी मंजिल पर कक्षा और पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को आवंटन करना। अगर बच्चा ऊपरी क्लास में रहेगा तो उसको जाने आने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन है जिसमें बचना महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी देखिए रैंप बनवाना चाहिए, लिफ्टों को प्रयोग में लाना चाहिए, ये सब सही ऑप्शन है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन, जैसा आवश्यकता उसके अनुसार वातावरण में थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, तो ये भी सही है। हम बैठने के लिए ये कर सकते हैं, कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको बैठने के लिए अलग तरीके से एक स्ट्रक्चर संरचना बनवा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। बात कर रहा है यहाँ पे सृजनात्मक विद्यार्थी का, तो सृजनात्मक विद्यार्थी में दोनों प्रकार का चिंतन होना चाहिए, और अगर हमको झुकाव ही दिखाना है तो अपसारी चिंतन पे झुकाव दिखाना है, ठीक है। उच्च क्रम समस्या समाधान, ये सही है, होना चाहिए। अभिसारी सोच नहीं होना चाहिए। नवाचारी चिंतन, नवाचारी प्रयोग ये होना चाहिए। जिज्ञासा की प्रबल संभावना, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, ठीक है, तो ये सब होनी चाहिए। ये सब बातें जो है ना, ये सृजनात्मक विद्यार्थी में होनी चाहिए, राइट। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए। लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको चीजों को जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है। एक चीज जो बताएं वो पिछले चीजों से जुड़ा हुआ हो, राइट, पिछले चीजों से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो स्मृति सहायक विधियां ऐसा लागू करना चाहिए। देखिए जैसे बहुत सारी बातें होती है जिसको हम लोग याद करते हैं, कोई फॉर्मूला बना के छोटे छोटे चंक में उसको ये करके, संगठनात्मक चार्ट चार्ट बना के, ठीक है। तो आप विभिन्न इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ के सीखने में हेल्प कर सकते हैं, और ये लंबा समय तक याद भी रहेगा। और संबंध शब्द प्रस्तुत करके, ये नहीं होना चाहिए। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक होगा तो नहीं सीख पाएगा ज्यादा अच्छे से। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अव्यवस्थित और संगठित होगा तो फिर भी नहीं सीख पाएगा बेहतर तरीके से। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न होगा तो भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही ऑप्शन। कौन सा कारक शिक्षण शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। विफलता में योगदान कैसे देगा, ठीक है। तो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन से बच्चे के स्तर पे हम लोग चीजों को समावेशित करते हैं, ये सही ऑप्शन है। अनुभवात्मक शिक्षा, अनुभव से जोड़ के अगर शिक्षा देंगे तो विफलता की संभावना कम होगी। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करेंगे तो विफलता का संभावना कम बनेगा, ठीक है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम मतलब जो भी टॉपिक है उससे इतर कुछ पढ़ाना, ठीक है, और उसका आपस में कोई जुड़ाव भी नहीं होना, यही गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता है। कॉन्टेक्स्ट से अलग, संदर्भ से अलग कुछ पढ़ाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए। तो बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, क्षमता होती है अपने अधिगम को करने के लिए। रटने के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और शिक्षक सुगम करता होते हैं, राइट। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यहाँ पे फिर बचने का बात है, ठीक है। तो उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण दिए जाने चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, तो उससे संबंधित बहुत सारा एग्जाम्पल देके अलग अलग संदर्भों में बच्चों के मन में जो त्रुटि है, शंका है, उसको दूर किया जाना चाहिए। उस संप्रत्यय से संबंधित और सतत उदाहरण, ऐसा उदाहरण जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है और वो भी टूटा हुआ उदाहरण दे रहे हैं। गैर सम उदाहरण का मतलब होता है हम उसी चीज के वैसे उदाहरण को लेके आए
जो बच्चे के ग्रामीण पर्सपेक्टिव से हो, किताब में नहीं हो, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, और पहला भी होना चाहिए। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, उनके संस्कृति के उदाहरणों को लेके आएंगे, तो इन सब से बच्चे सीखते हैं। किससे बचना है? इसी से बचना है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान जागरूकता क्या दर्शाता है? अपने बारे में अगर हम सोच रहे हैं, अपने कमियों और गुणों को देख पा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो चिंतन क्षमता है ना, वो उच्च स्तर का हो चुका है। इसी को बोलते हैं अधिसंज्ञान, राइट। इसको बोलते हैं अधिसंज्ञान। भ्रांति जैसा कुछ नहीं होता है। स्मृति सहायक विधि और अभिप्रेरणा का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। कठिनाई की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान और परिणामों की खोज करना और उसके अनुसार कार्य करना, परिणामों की मूल्यांकन करना, बाद में जो हम कार्य करने के बाद करें उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? आरोपण करने में हम कुछ नहीं करते हैं, दूसरे पे दोष आरोप कर देते हैं या दूसरे पे ये सीधा कर देते हैं, इसमें इतना सारा चरण नहीं होता है, ठीक है। नकल करने के लिए कुछ नहीं, बस केवल देखना है और टाप के लिख देना है। समस्या समाधान में हम सबसे पहले कठिनाई, कठिनाई ही समस्या है, ठीक है। इसी को हम लोग शिक्षण अधिगम में समस्या बोलते हैं, ठीक है। तो यही समस्या है। निष्क्रिय ध्यान, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज करना और चर्चा करना सार्थक है। कोई टॉपिक है जिसपे कुछ कंफ्यूजन है, उसकी खोज कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आपस में बैठ के टीचर के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देगा। जब चर्चा होगा तो अवसर मिलेगा, राइट है। और गहन जांच का नेतृत्व करने में, और वहां पे क्या क्या त्रुटि है, कहाँ पे गलत था, कहाँ पे सही था, इन सब चीजों के बारे में ये करने में सहायक होगा। तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। और ये आर दोनों सही है और इसके बारे में बता भी रहा है। जब आप खोज और चर्चा करते हैं तो नेतृत्व जांच के नेतृत्व में सहायक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन। व्याख्या भी सही सही कर रहे हैं। विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना कब होती है? जब हम बच्चे को वैल्यू ना दें, जब बच्चे के प्रयास को वैल्यू ना दें, ठीक है। जब बच्चे के प्रदर्शन को वैल्यू ना दें तो बच्चे बोर होते हैं। तो बच्चे की गतिविधियों को महत्व ना दिए जाने पर, यही ऑप्शन है जिसमें बच्चे बोर हो सकते हैं। गतिविधि को महत्व देंगे तो बच्चा बहुत खुश रहेगा, ठीक है। सफलता मिलने पर तो ऑलरेडी बच्चा खुश रहता है। उनकी सफलता की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जहां पे बोरियत नहीं महसूस होगी, बाकी में बोरियत महसूस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, वाह तुम टॉप कर गए, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना चाहिए, और यही आकलन का एक ये है। तो ये सारा ऑप्शन होगा और अनुचित तरीका के रूप में यही आंसर होगा। तो ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आपका पेडागोजी का 30 क्वेश्चन। जुड़े रहिए हमारे वीडियो लेक्चर के साथ और आपके सोचने का दायरा धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। आप किसी भी तरह के प्रश्नों को उत्तर करने में सक्षम होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों तक पहुंचे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और ये हमारे प्रयास को और बेहतर बनाने में उपयोगी होगा। सो टेक केयर, सी यू, मेहनत करते रहिए। दिस इज Praganya 121 signing off.